हेलो बच्चों, आज हम आपको एमएससी प्रीवियस की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स जो आते हैं उसका टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें एक शॉर्ट नोट का टॉपिक है एक्सचेंज करंट डेंसिटी। क्या होती है एक्सचेंज करंट डेंसिटी? देखिए, नाम से समझ में आ रहा है कि हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में वो रिएक्शन होती है ना। तो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट के सरफेस पर इससे पहले जो हमने पढ़ा है एक पोटेंशियल जनरेट होता है, और उस पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स हमने किए थे। पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के बाद जो रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में, तो उसमें हमको दो तरह की करंट्स इक्वली मिलती हैं, दैट इज एनोडिक करंट एंड कैथोडिक करंट। अगर एनोडिक और कैथोडिक करंट की वैल्यू इक्वल है तो हम उसको एक्सचेंज करंट डेंसिटी कहते हैं। होती क्या है बच्चों, देखो होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोड जो हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रहे हैं वो एक कैटालाइटिक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट को रिएक्शन करने के लिए। समटाइम्स रिएक्टेंट खुद इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज रिएक्टेंट खुद अगर डिसोशिएट नहीं हो रहा तो हम उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट अलग से ऐड करते हैं जो कि रिएक्टेंट को प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन करने के लिए, एक्साइट करते हैं। तो जब भी हम किसी रिएक्शन को कराएंगे इलेक्ट्रोकेमिकली तो उसमें 5 सक्सेसिव स्टेप्स होती हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर। वो क्या होंगी? सक्सेसिव मतलब वो स्टेप वाइज होंगी, कोई एक स्टेप सेकंड से पहले नहीं होगी, कोई थर्ड वाली पहले नहीं हो जाएगी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड वाली फोर्थ पे नहीं होगी। जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट ही होगी ऑलवेज, दैट्स व्हाई दीज स्टेप्स आर सक्सेसिव स्टेप्स। क्रमानुगत रूप से ये होती हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द इलेक्ट्रोड। हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया इलेक्ट्रोलाइट में जिसमें रिएक्शन मिक्सचर है, तो जो रिएक्टेंट की तरह पार्टिसिपेट करेंगे स्पीशीज, उनका डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोड की सरफेस पर ही पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया है। तो पहली स्टेप डिफ्यूजन होगी। दूसरा क्या होगा, जब वो इलेक्ट्रोड की सरफेस पे आएगा तो वहां पर इलेक्ट्रोड की सरफेस प्रोवाइड कर रही है उसको वो पार्ट जहां पे वो रिएक्शन करेगा, तो वो एड्सॉर्प्शन होगा उस इलेक्ट्रोड के ऊपर उस रिएक्टेंट का। वहां पे जाके वो डिपॉजिट नहीं हो सकता ऑब्वियसली, वो केवल अपने रिएक्शन करने के बाद वापस प्रोडक्ट बनाएगा और वहां से दूर जाएगा। दैट्स व्हाई कि हमने लिखा है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन आप जानते हैं वीक बॉन्डिंग वाला है ना, ताकि वहां से प्रोडक्ट बनने के बाद वो अगेन डिफ्यूज हो सके अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द इलेक्ट्रोड सेकेंड स्टेप होगी। थर्ड में क्या होगा, जब इलेक्ट्रोड के ऊपर वो इलेक्ट्रोलाइट आकर के या रिएक्टेंट आके एड्सॉर्ब हो जाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स या तो इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे या इलेक्ट्रोड से रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू और फ्रॉम द एब्जॉर्ब रिएक्टेंट। या तो रिएक्टेंट लेगा इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन देगा। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोड कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है। दैट्स व्हाई टू और फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड रिएक्टेंट वो हमारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस एक्सचेंज के कारण इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज जो होगा इलेक्ट्रोड और रिएक्टेंट्स के बीच में, तो वहां प्रोडक्ट्स बनेंगे ऑब्वियसली। तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनने के बाद उस इलेक्ट्रोड से वो छूट जाएगा। क्या होगा, वीक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा था एड्सॉर्प्शन, तो अब क्या होगा वहां पे, बोलो बोलो, डिसॉर्प्शन। जिसको हम एड्सॉर्प्शन को बोलते हैं अधिशोषण और डिसॉर्प्शन को होते हैं विशोषण। भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है, वीक बॉन्डिंग है, तो प्रोडक्ट का डिसॉर्प्शन होगा इलेक्ट्रोड से, फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। एड्सॉर्प्शन ऑन द इलेक्ट्रोड, डिसॉर्प्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन होगा उन प्रोडक्ट्स का अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। दूर चले जाएंगे तो उसका डिफ्यूजन हो जाएगा अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। ये हमेशा एक के बाद एक ही स्टेप्स हो सकती हैं। ये 5 स्टेप्स एवरी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में होंगी। अब ये तो हो गई हमारे की रिएक्शन कैसे होगी। अब इसको हमको किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हमें पता है एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है जिसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर, है ना। वो ऊर्जा जो होगी, हम इस तरह की इलेक्ट्रोनिक रिएक्शंस में क्या देखते हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का एक्टिवेशन नहीं देखने को मिलता। जनरल रिएक्शंस में तो जितनी एनर्जी चाहिए हम टेम्परेचर दे देते हैं, उतना गर्म कर दिया और उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, जो कि वो एक्टिवेशन तक पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्टिवेशन। लेकिन हर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जब भी आप कराओगे तो जितनी एनर्जी उसको चाहिए उससे हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। वी हैव टू सप्लाई
less energy as compared to the required to perform any electrochemical reaction. Why? क्योंकि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हो किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड में और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक तो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। पोटेंशियल क्यों जनरेट हुआ? हमने इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया तो आयनाइज हुआ। आयंस का जनरेशन और इलेक्ट्रोड की सरफेस पे जाना, वहाँ पर सॉल्वोलाइसिस की रिएक्शन हो रही है, इस कारण से उसकी एनर्जी निकलेगी उसमें से, सॉल्वोलाइजेशन एनर्जी। तो सॉल्वेंट में जब हमने डाला उसको, तो आपको टेम्परेचर हमेशा उस सॉल्यूशन का इंक्रीज्ड मिलेगा स्टैंडर्ड से। जितना अगर हम सोचें 0 डिग्री पर भी हो रिएक्शन तो नहीं होगी, ऑलवेज उसका टेम्परेचर 0 से ज़्यादा होगा। दैट्स वाई कि जितना हमको एनर्जी देनी थी, सम ऑफ द टेम्परेचर और सम ऑफ द एनर्जी इज ऑलरेडी इंक्रीज्ड बाय दिस डिसोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ी सी ऊर्जा तो उनकी इलेक्ट्रोलाइट के डिसॉल्व करने पे ही बढ़ गई। और दूसरा, फिर हम जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, उस पोटेंशियल को हमने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि उस पोटेंशियल पे वो रिएक्शन हो रही है, यानी उसकी वो इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन है। तो यानी कि हमने जब इसकी काइनेटिक्स देखी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल, नाम है केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स। मतलब कि यहाँ पे आपको थर्मल एक्टिवेशन भी मिल रहा है, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज है, और आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन भी मिलेगा बाय सप्लाइंग दी पोटेंशियल। और ये भी हम जानते हैं कि जब जितना पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल के कारण भी टेम्परेचर राइज होता है ऑलवेज। तो यहाँ पे 2 तरह का हमें एक्टिवेशन मिलता है, ठीक है, सभी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब ये बात हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोड एनोड भी होगा, कैथोड भी होगा, और जितना एनोड पे रिएक्शन हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलता है कैथोड पे। दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मतलब माइग्रेशन इक्वल होगा, रिएक्टेंट्स का टू द एनोड एंड प्रोडक्ट्स का टुवर्ड्स दी कैथोड। तो अगर हम इनके थ्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है, अगर सॉल्यूशन में एनोडिक करंट और कैथोडिक करंट की बात करें, कितना माइग्रेशन रिएक्टेंट में सॉल्यूशन में रिएक्टेंट का एनोड की तरफ हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एनोडिक माइग्रेशन, यानी एनोडिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। और जब वहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा, तो बना कितना प्रोडक्ट? जितना रिएक्टेंट गया, जरूरी नहीं है सारे के सारे को एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया और सारा ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, है ना। जितनी सरफेस एक बार में प्रोवाइड हो पा रही है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, और वही प्रोडक्ट हमारा कैथोड की तरफ जाएगा। तो जब प्रोडक्ट का माइग्रेशन टुवर्ड्स दी कैथोड होगा, तो वो कैथोडिक माइग्रेशन है, मींस कैथोडिक करंट है। जब दोनों की वैल्यू इक्वल है कि जितना रिएक्टेंट गया और पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन के कैथोड पे चला गया, तो ये दोनों करंट की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज करंट डेंसिटी, और इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। रिएक्टेंट्स का इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ माइग्रेशन, प्रोडक्ट्स का कैथोड की तरफ माइग्रेशन, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब करंट डेंसिटी होती क्या है नॉर्मली? एक्सचेंज में तो हमने बता दिया कि कैथोडिक एनोडिक है। हम ये बोल रहे हैं कि वो करंट जो कि पर यूनिट एरिया, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो तो हो जाएगी हमारी गैल्वेनोमीटर से मिलने वाली सर्किट के थ्रू, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो करंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना एनोडिक करंट मिल रही है, कितना कैथोडिक करंट मिल रही है, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि किसी रिएक्शन के लिए I0 का मान ज्यादा है, I0 मीन्स एक्सचेंज करंट डेंसिटी, आपको सीधा ये बताना है, इसका मतलब कि एनोड पर ज्यादा करंट हमको मिल रही है और उतना ही करंट हमको कैथोड पे मिल रही है, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोड पे माइग्रेट कर रहे हैं, और वो जितने कर रहे हैं ना, उसी रेशो में प्रोडक्ट की भी माइग्रेशन हो रहा है कैथोड की तरफ। इसका मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोड के लिए I0 का मान हाई है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी, ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, जितना रिएक्टेंट गया वो पूरा बन के माइग्रेट हो रहा है। और अगर किसी इलेक्ट्रोड के लिए I0 की वैल्यू मान लीजिए कम है, लो है, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन हमारी थोड़ी सी लो होगी, थोड़ी स्लो चलेगी वो, और उसकी रेट कम होगी। तो जहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड के लिए I0 का मान ज्यादा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोड इजीली आयनाइज हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम इस तरह के इलेक्ट्रोड्स को क्या बोलेंगे, मैं आपको यही बता देती हूँ। इस तरह के इलेक्ट्रोड्स जिनका कि I0 हाई होता है, जिनके लिए एक्सचेंज करंट डेंसिटी हाई है, उनको हम कहते हैं हाईली आयनाइजेबल बट नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड्स। इसका मतलब है कि ये पोलराइज नहीं हो रहे, सीधा आयनाइज हो रहे हैं, तो ये हाई आयनाइजेशन है इनका। आप इलेक्ट्रोड को डिप करोगे इलेक्ट्रोलाइट में, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, तो आयनाइज हो जाएंगे। तो पोलराइज होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हमें थोड़ा समय देना पड़ रहा है रिएक्शन को।
तो वो डालते ही अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रोड आयनाइज हो गया, मतलब जैसे ही आयन बनेगा अपोजिट चार्ज रिएक्टेंट का आने लग जाएगा तो करंट मिलेगी एनोडिक, प्रोडक्ट बनेगा करंट मिलेगी कैथोडिक। और अगर किसी इलेक्ट्रोड के लिए I0 की वैल्यू कम है, इसका मतलब कि वो आयनाइज नहीं हो पा रहा, अभी वो केवल पोलराइज ही हो रहा है। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाईली पोलराइजेबल। और इस केस में होता क्या है, ये नॉन आयनाइजेबल हो जाते हैं, नॉन आयनाइजेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसा कि आपने एग्जांपल देखा होगा मरकरी, मरकरी जो होता है ना वो आयनाइज होता ही नहीं है, वो केवल और केवल पोलराइज होता है। उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको जितना पोटेंशियल चाहिए उससे कम पोटेंशियल हमको रिएक्शन के रेट में या एक्सचेंज करंट डेंसिटी में मिलेगा। तो वहाँ पे हमें केवल क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल विल बी अप्लाइड, ओनली वी हैव टू डू वर्क ऑन दिस सिस्टम, हमें सिस्टम के थ्रू कोई वर्क नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई कि हमने इस कैटेगरी के अंदर मरकरी इलेक्ट्रोड्स को रखा है, जिसके लिए हमने अलग ही ब्रांच बनाई है पोलरोग्राफी। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट हो गया। तो अगर हम इसको ग्राफिकली समझाना चाहें किस तरह के इलेक्ट्रोड्स हमें किस तरह की एक्सचेंज करंट डेंसिटी देते हैं, I0 का मान किसके लिए ज्यादा और किसके लिए कम, तो कैसे करंट मिलेगी वो और आप देखिए बच्चों। देखिए ये हमारे पास दो केसेस है जो आपको मैंने बताए हैं। एक तो वो केस है जिसमें कि एक्सचेंज करंट डेंसिटी हाई हो सकती है और दूसरा केस है जिसमें कि एक्सचेंज करंट डेंसिटी लो होती है। अगर हाई एक्सचेंज करंट डेंसिटी है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड हमारा हाईली आयनाइजेबल है और वो पोलराइज नहीं हो रहा है ना, यानी कि उसको पोलराइज होने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, लेकिन हमने इलेक्ट्रोड ऐसा लिया कि वो सॉल्यूशन में जाकर के और इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, आयनाइज हो रहा है। तो हमने क्या देखा, इस तरह से हमने जब एनोडिक और कैथोडिक करंट दोनों हमें मिल रही है तो हम उसको बोलते हैं I0 एक्सचेंज करंट डेंसिटी होगी कितनी, कम या ज़्यादा। जब हमारे पास इस तरह का इलेक्ट्रोड है जो कि नॉन पोलराइजेबल है, उस केस में रिएक्टेंट का माइग्रेशन एनोड की तरफ जितना हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है और उतना ही माइग्रेशन प्रोडक्ट का कैथोड की तरफ हो रहा है। दोनों ही रेट्स हमारी ज़्यादा मिलेगी हमें, एनोडिक करंट की भी और कैथोडिक करंट की, और दोनों इक्वल होंगी। तो हम इसको बोलते हैं हाई एक्सचेंज करंट डेंसिटी। और ये बीच में हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है कि दोनों ही इक्वल है। देखिए IA इक्वल्स टू IC है अगर, तो उस केस में हमने बोला है कि ये एक्सचेंज करंट डेंसिटी हमारी फर्स्ट केस में है जिसमें इलेक्ट्रोड हाईली आयनाइजेबल है। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रोड होता है दैट इज एग्जांपल इसका होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। हमें पता है कैलोमल इलेक्ट्रोड में मरकरी के साथ मर्क्यूरस क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस हम लेके चलते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड में हमें एक्सचेंज करंट डेंसिटी इक्वल मिलती है, दोनों हाई मिलती है। दूसरा केस है लो एक्सचेंज करंट डेंसिटी। लो एक्सचेंज करंट डेंसिटी का मतलब है कि हमने जब इलेक्ट्रोलाइट को लिया इलेक्ट्रोड के साथ, एनोड पे माइग्रेशन तो हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रोड तो एनोडिक है, रिएक्टेंट हमारा उसके ऊपर जाने के बाद कितना रिएक्शन कर पा रहा है और उसके रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट हमारा उतना नहीं बन पा रहा है, यानी कि माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या रिएक्टेंट टुवर्ड्स द एनोड तो हुआ, एनोडिक करंट तो ज़्यादा मिल रही है हमें, लेकिन प्रोडक्ट उस रेशो में नहीं बना, तो जितना बना है कम बन करके और कैथोड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है, एनोडिक करंट की वैल्यू हमारी ज़्यादा है, ये I0 होगा सर बच्चों, ये होगा कैथोडिक, IC का मान ज़्यादा है कैथोडिक करंट, IA का मान ज़्यादा है एनोडिक करंट का IC से कैथोडिक करंट से। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड्स को हम क्या कहते हैं कि ये सिर्फ पोलराइज हो रहे हैं, इसलिए जब इलेक्ट्रोलाइट इसके ऊपर आ रहा है तो जाके कुछ इलेक्ट्रोलाइट हमारा आयनाइज कर पा रहा है उसको और वो फिर प्रोडक्ट बना पा रहा है। तो थोड़ा ही बना पाया, माइग्रेशन तो पूरा हुआ ना, टुवर्ड्स द एनोड इलेक्ट्रोलाइट जा तो रहा है, यानी एनोडिक करंट तो मिल रही है, लेकिन फिर वो इलेक्ट्रोड के साथ जितनी रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना पा रहा है उतना ही प्रोडक्ट कैथोड की तरफ जाएगा, दैट इज IC का मान कम हो जाएगा। इस तरह के इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है कि अगर हम मरकरी को KCl सॉल्यूशन में डिप कर दें, ध्यान रखना है हमने कैलोमल में मरकरी और पोटेशियम क्लोराइड डायरेक्टली ऐड नहीं करते, हम उसमें मर्क्यूरस क्लोराइड मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली मरकरी और पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन अगर हम मिक्स करके इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो उसमें हमको अनइक्वल एक्सचेंज करंट डेंसिटी मिलती है और इस केस में लो मिल रही है बिकॉज प्रोडक्ट हमको जहाँ मिलना चाहिए वो वैल्यू कम है, तो दिस इज लो एक्सचेंज करंट डेंसिटी। तो आई होप बच्चों आपको एक्सचेंज करंट डेंसिटी में शॉर्ट नोट अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इनकी जो सक्सेसिव 5 स्टेप्स हैं उसके बाद इसकी काइनेटिक्स क्या होगी, थर्मल और इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन दोनों इसको रिक्वायर्ड हैं, एग्जाम्पल फॉर हाई एंड लो एक्सचेंज करंट डेंसिटी होगा। और आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम लोग माइग्रेशन इनटू द इलेक्ट्रोलाइट बात कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है उसकी बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट का माइग्रेशन टुवर्ड्स द
एनोड जो हमने अभी 5 स्टेप्स पढ़ी हैं उसमें यही है। उसके बाद प्रोडक्ट्स का माइग्रेशन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, ये सब इलेक्ट्रोलाइट में चल रहा है। सर्किट में तो हमें क्या मिलता है, रिएक्शन कितनी हो गई है। तो थैंक यू बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मैं सर डॉक्टर मृदुला शर्मा, आप मृदुला केमिस्ट्री गुरु के नाम से ये चैनल है। थैंक यू सो मच।